यूज नहीं हो, ना तो श्वास, ना आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म, ना ही आपके शरीर की कोई भी ऊर्जा अगर प्रयोग हो रही है तो योग नहीं है। योग माने आनंदित होकर योग करना है। शरीर में पसीना भी नहीं आ सकता योग में। अगर आप कोई कहते हैं कि साहब में जो पसीना आकर योग होता है, तो मैं कहूंगा कि आप शरीर में बहुत ज्यादा पंपिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कर रहे हैं, वो योग नहीं है। योग में शरीर की कोई ऊर्जा खत्म नहीं होती है। व्यायाम योग लगभग इक्वलेंट है, लेकिन व्यायाम जब करते हैं तो उसमें पसीना आता है। जिम जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, सांस का प्रयोग ज्यादा हो जाता है। और योग करते तो क्या, सांस बढ़ जाती है, शरीर रिलैक्स हो जाता है। आपने कहा ना प्राण आयाम कर रहे हैं, प्राण आयाम माने प्राण लेने के तरीके हैं, आयाम माने तरीके। तो प्राणायाम आप करते हैं तो श्वास यूज नहीं होती है, खर्च नहीं होती है, शरीर में कोई दिक्कत नहीं होती है और मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है। और जिम वाले में मेटाबॉलिज्म अनियंत्रित होती है, इसलिए आपको सप्लीमेंट्स और अन्य साधन होने, और अगर आप जिम छोड़ दें तो मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। योग अभ्यास का ये बेसिक कंटेंट है कि आप रोजाना करें, धीरे धीरे करें, व्यवस्थित करें, और आपने उसको बहुत प्रॉपर सीख कर करें तो आपको गड़बड़ नहीं हो सकती। दोनों पैर नजदीक, गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। अब दोनों हाथ सामने, स्लोली स्लोली ऊपर, स्लोली स्लोली फिर नीचे, फिर स्लोली स्लोली ऊपर, स्लोली स्लोली फिर डाउन, और रिलैक्स। गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, फिर एक बार गहरी सांस, और शरीर ढीला। अब हम करेंगे चेयर पोज। ये भी एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज है, कुर्सी आसन कह सकते हैं। दोनों हाथ सामने, जबरदस्ती करेंगे तो घुटने में दर्द आएगा, और लक्ष्य की तरफ करेंगे, आनंदित होकर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। पहले मुझे देख लीजिए, श्वास, विश्राम, स्लोली स्लोली डाउन। तो कंटिन्यू स्पेंडिंग टाइम, 5 तक काउंटिंग, रिलैक्स। सेम प्रोसेस, सेम टाइम स्पेंड करते हुए, नेक्स्ट 5, 1, रिलैक्स, 2, रिलैक्स, 3, रिलैक्स, 4, रिलैक्स, फाइनल, रिलैक्स। हाथ नीचे, गहरी गहरी सांस, फिर गहरी गहरी सांस। योग अभ्यास में पहले और बाद में, शुरुआत और अंत में श्वास लेने से संबंध क्या है? सामान्यतः सांस लेने का क्या संबंध है कि कोई मांसपेशी में अगर खिंचाव हो जाए या आपका ध्यान उधर चला जाए, तो अगर आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे तो ध्यान क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और ध्यान जब बैलेंस हो जाएंगे तो रक्तचाप, मसल्स इग्नोरेंस कर देंगे, आप उस ऑर्गन्स या उस पार्ट्स को ध्यान नहीं देंगे। और जब आप ध्यान देके मसल्स पे कार्य नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स कंप्रेस नहीं होगी, वो दर्द पैदा नहीं करेगी, दूसरे दिन आपको आनंदित होंगे। और अगर आप ध्यान नहीं करके करेंगे तो क्या होगा, दर्द होगा शरीर में। अगर कोई कहता है मुझे योगाभ्यास अभी शुरू किया है, योगाभ्यास के बाद अब मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, रीजन यह है। ठीक है, गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, और अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। बैठने वाले व्यायाम को संपादित करेंगे। बहन जी आप इनके पीछे आ जाइए। आप एक काम कीजिए ना, उनके एक तीनों लाइन एक साथ, ये बहन जी थोड़ा आपके पीछे आ जाएंगे। हाँ, आप तीनों एक साथ आ जाइए।
नहीं, गड्ढा है ना तो उसको छोड़ दीजिए। चलिए अपने अपने स्थान पे, आप भी थोड़ा इधर आ जाइए या इधर आ जाइए। नहीं नहीं, आप ठीक है भैया को, हाँ आप एक जन इधर आ जाइए। आप अभी आए, आप अभी आए तो फोन किया था आपने, ठीक है। तो आप इनके इन वाली लाइन में या इस वाली लाइन में देखो, ये बहन वाली लाइन में देखो, और पीछे की तरफ बच्चे के पीछे। सर आप भैया के पीछे आ जाइए, आनंद जी बैठे, आप बैठे रहिए दादाजी, मैं आपकी बात कह रहा हूं। आप इधर हो जाइए, हाँ इधर हो जाइए, जगह बहुत है, आप भी बैठे रहिए। बेटा इधर आ जाओ, एक जना इधर आ जाओ, एक जना यही बैठो। अभी लेटने वाला व्यायाम करेंगे ना। आप बहन जी इन थोड़ा सा आगे वाली जगह पे बैठ लीजिए, हाँ थोड़ा सा आगे बैठ लीजिए। हाँ बहन जी आप इधर आ जाइए, तो एक बच्चे को बिठा दीजिए। हाँ हाँ बैठ जाओ, बस लगभग ठीक है, ओके। गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स। छोटे भैया आपको बैठने की जगह वो कपड़ा चाहिए, इधर आ जाओ, मेरे पास आओ, इधर आओ, मैं बिठाता हूँ, इधर आके बैठो, इधर इस पे आके बैठ जाओ, उस पे आके बैठ जाओ। हाँ ठीक, उस पे बैठ लो जिसमें हमारे भैरवनाथ बैठे, नाथों के नाथ। गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला ढीला ढीला, रिलैक्स, और बैठने वाले व्यायाम करेंगे। अब क्या करेंगे, बैठने वाले ऐसे व्यायाम जिसमें पैर की मसल्स खिंचाव ना हो और उसमें जो मसल्स में कंप्रेशन है वो रिलीज हो जाए। तो दोनों पैर सामने की तरफ फैला लेंगे, दोनों हाथ पीछे सपोर्ट के लिए, और गर्दन सीधी, और पीछे कोनिका सपोर्ट कमर की तरफ। अब दोनों पैर सीधे आसमान की तरफ, और गाड़ी का जो ब्रेक होता है वो किस तरह से लगाते हैं, सामने की तरफ खींच के रखना है, 5 तक काउंट करना है, और स्लोली स्लोली रिलैक्स, खिंचाव नहीं रहना चाहिए अब, और अपनी तरफ अंगूठा लेके आइए, 5 तक काउंट करें, इतना टाइम स्पेंड कीजिए। जब आप स्पेंड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी पिंडली में कितना तनाव है। अगर दर्द हो रहा है तो वो तनाव है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाएगा। सेम प्रोसेस सामने, फिर वही टाइमिंग स्पेंड करना है, 5 तक काउंटिंग टाइम, रिलैक्स, वापस पीछे की तरफ अपनी तरफ अंगूठा खींचते हुए रोकेंगे, 5 तक काउंटिंग टाइम स्पेंड करेंगे, रिलैक्स। सेम प्रोसेस सामने, पूरा कंप्रेस करते हुए रिलैक्स, लास्ट अपनी तरफ, रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए। अब पैर वहीं रहेंगे और हल्का हल्का सा रोटेट होगा, दोनों पैर हल्के हल्के से रोटेट, पैर की एड़ियां वहीं जमीन पे, और जब आप रोटेट करेंगे तो पूरा टखने के पास फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि पैर की मसल्स पूरा रोटेट कर रही। अपोजिट, विपरीत दिशा की तरफ रोटेट करिए, फिर अपोजिट, लास्ट अपोजिट, रिलैक्स। पैरों को 1 फीट डिस्टेंस पे ले आइए, पैर वहीं, ऊपर अंगूठा रहेगा। अब अंगूठे से अंगूठे को टच करेंगे, पैर के अंगूठा, पैर का अंगूठा आपस में टच करेंगे, और जो छोटी वाली अंगुली है वो जमीन पे जाएगी, पूरा टच। तो कंटिन्यू, अगर कोई गलत कर रहा है तो आजू बाजू में देख के करें। दादाजी, दादाजी गुड़िया के पीछे बैठ जाना, ये जो गुड़िया है ना उसके जस्ट पीछे की तरफ। हाँ जगह देख लीजिए जिससे आपको अभी लेटने में आसानी रहेगी, हाथ किसी से टच नहीं होंगे। भैया थोड़ा दादाजी को समझाइए, उनको स्थान ग्रहण कराइए। हाँ
क्या है कि अभी व्यायाम कराएंगे, लेटने वाले हैं, तो उसमें एक दूसरे का पैर या हाथ टच नहीं होगा और आप क्या है कि आराम से कर पाएंगे। तो कंटिन्यू कीजिए और फील करना है, जब आप जमीन पे टच करेंगे ना तो आपके पूरी वेन्स और पूरे कंप्रेशन रिलीज होने चाहिए, और जब आप दूसरी तरफ टच कर रहे हैं तो रिलैक्स फील करना चाहिए। तो कंटिन्यू 10 टाइम्स आराम आराम से करना है और बिल्कुल धीरे धीरे करना है और महसूस करते हुए करना है। कोई खिंचाव या कोई भी आपको टाइटनेस नहीं महसूस करना है। आपने अभी 5 दिन योगाभ्यास किया और आज भी योगाभ्यास किया, आपको पसीना नहीं आ रहा होगा। रीजन आप समझ गए होंगे। जब आप कोई भी मेथड का इस्तेमाल विधिवत करेंगे तब आपको दिक्कत नहीं हो सकती है। आप कह रहे पसीने में, मैं आपको कहूंगा कि धूप में भी कई ऐसे हठ योगी होते हैं जो हठ योग करते हैं, कुंभ के दौरान आपने देखा होगा, और उन्हें पसीना नहीं आता है। धूप से स्किन में तो इफेक्ट आ सकता है, पक सकती है स्किन, लेकिन शरीर में कोई भी आवागमन नहीं होगा क्योंकि शरीर में कोई भी एनर्जी यूज नहीं करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, दोनों पैर नजदीक करिए। अब क्या करना है, एक पैर उठाना है और वापस दूसरा पैर। अब जब नीचे घुटने के नीचे जाएगा तो जमीन पे ऐसा कंप्रेशन होगा और साउंड आएगी। तो कंटिन्यू करना है थपकी नी के नीचे की तरफ। तो आपने देखा होगा कुंभ के दौरान बहुत से योगी योगाभ्यास करते हैं, हठ योग करते हैं। बहुत से आपने किताबों में पढ़ा होगा कि वह ऋषि थे ऐसे जिन्होंने 20 साल, 25 साल, 100 साल तक, 200 साल तक, 500 साल तक योग तपस्या की। आपने बता दूं, महात्मा बुद्ध जब भारत से नेपाल की तरफ गए तो उन्होंने योग में ध्यान मुद्रा में चले गए और कई वर्ष तक चले गए। आपको बता दूं, आप अगर 20 साल कुछ भी कार्य करेंगे तो बाल पक जाएंगे। 20 साल, 30 साल, 40 साल में, क्योंकि आप कोई न कोई ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं। रिलैक्स। और महात्मा बौद्ध का शरीर वैसा ही था जिस दिन शुरुआत करी थी और बिल्कुल वो बच्चे की तरह ही रहे, इसलिए उनकी उम्र आपको ज्यादा लगी कि इतने साल तक महाराज जीवित रहे, क्योंकि वो शरीर से कोई ऊर्जा प्रयोग नहीं करा। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा खाना भी खाता है ना तो भी ऊर्जा प्रयोग होती है। आप तो कह रहे हैं ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ऊर्जा लेते हैं हम खाने से, नहीं, उसको भी पचाने के लिए शरीर के अन्य अंगों की ऊर्जा यूज होती है। और शरीर के हर अंग की एक उम्र है। कोई कहता है आदमी की मेरी उम्र 100 साल, 80 साल है, तो मैं ये कहूंगा मेडिकल में ये भी पूरा डिफाइन किया हुआ है, हर अंग की एक उम्र है। आप उस अंग का प्रयोग कितना कर रहे हैं, वो अंग जितना जल्दी बड़ा हो जा रहा है। आप बड़े हो रहे हैं, मतलब आपका शरीर का अंग अगर कोई ज्यादा खराब हो रहा है तो आप उसका ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है। और जब कोई जल्दी जल्दी बूढ़ा होगा तो उसके दुष्परिणाम भी होंगे, ठीक है ना। महर्षि चाणक्य ने कहा है कि शरीर को मशीन की तरह अगर प्रयोग करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और सांसारिक सुखों का आनंद नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो गहरी सांस, दोनों पैरों को नजदीक लाएंगे, बटरफ्लाई पोजीशन, दोनों पैर आपस में मिला लेंगे, नीचे से हाथ, ऊपर से अंगूठा ग्रिप कर लेंगे, पूरा ग्रिप, कमर सीधी, स्लोली स्लोली अप एंड स्लोली स्लोली डाउन। तो कंटिन्यू अप एंड डाउन। और बिगनर में बहुत धीरे करना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हमारी जांघ की मांसपेशियां बहुत ज्यादा खिंचाव पैदा करती है, तो हम धीरे धीरे अगर इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से लंबे समय तक करेंगे और कहीं कोई कमर या घुटने में खिंचाव नहीं आएगा। तो बहुत धीरे धीरे अप एंड डाउन, स्लोली स्लोली करना है, पूरा फील करना है अप एंड डाउन। अगर आपका घुटना जमीन पे टच हो रहा है तो आप बेहतर कर पा रहे हैं, आपकी पैर की जो मसल्स है वो बेहतर तरीके से खुली हुई है। तो स्लोली स्लोली अप एंड डाउन। बटरफ्लाई तितली आसन, इस आसन को करने का घुटने, पैर के
जांग के आसपास दर्द और कमर में खिंचाव, एड़ी में दर्द बेहद लाभकारी है। तो कंटिन्यू अप एंड डाउन। अब स्लोली स्लोली तितली के पंखों की तरह उड़ना है। तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली स्पीड गेन करेंगे। तितली आसन। नमस्ते मैम। स्लोली स्लोली स्पीड। अब आपको लग रहा है कि अब इस आसन में भी आप आराम से इसको संपादित कर सकते हैं। स्लोली स्लोली स्पीड गेन। ये महसूस करिए कि शरीर बिल्कुल हल्का है और आप आराम से उड़ सकते हैं। मांसपेशियों पे कहीं ध्यान नहीं जाना चाहिए। धीमी गति की श्वास चलेगी और आप लगातार इसको प्रयोग करेंगे तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। जिनको भी पेट का मोटापा है, एसिड बन रहा है, जांग में, घुटने में, पिंडली में, एड़ी में दर्द है, तो इस अभ्यास को आप रोजाना कर सकते हैं। और ये अभ्यास आपको रोजाना करने से शरीर में कोई दुष्परिणाम नहीं लाएगा और आपकी बीमारियों से निजात दिला देगा। तो आप रेगुलर करना है। लास्ट एंड स्लो। धीरे 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 इसको संपादित करिए और थोड़ा सा पैर खोल दीजिए और दोनों हाथ घुटने के पास, घुटने के पास, घुटने के ऊपर रखना। खिंचाओ, घुटने को दबाइए, हल्का हल्का से दबाइए, हल्का हल्का से दबाइए, पैर को फैला के हल्का हल्का से दबाइए। तो आप क्या करेंगे, कल होने वाले अभ्यास में आप आराम से कर पाएंगे। धीरे धीरे ऊपर, धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ लाना। रिलैक्स पोजीशन यही रहेगी। हाथ पीछे ले जाएंगे, कमर को सारा, गहरी गहरी सांस, गहरी गहरी सांस। थोड़ी देर के लिए आप महसूस करेंगे कि आपका पैर जमीन की तरफ घुटना टच हो रहा है। थोड़ा महसूस करेंगे, रिलैक्स करेंगे, शरीर ढीला 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 छोड़ देंगे। गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर और विश्राम। अब देखेंगे जो अभी खिंचाव था, मांसपेशियों में जो आपको स्ट्रेस थी, वो रिलीफ हो चुकी है। रीजन ये था कि आपने सांस पर ध्यान दिया और जो आंतरिक जो अंगों में जो व्यवस्था थी उसे आप इग्नोरेंस पे डाल दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपका रक्त प्रवाह शांत हो गया। अब आपने कौन सा करना है, सेम प्रोसेस, जैसे दोनों पैरों को हल्का सा फैलाना है और नासिका को क्या करना है, टच करना है। जरूरी नहीं है कि टच हो, हल्का सा झुक जाए तो भी काम हो सकता है। और जो कर सकता है, जो अच्छी तरह से कर सकता है, सिर्फ वही करेंगे। जो अभी इतने दिन का प्रशिक्षण ले चुके हैं वही आराम से करेंगे। पहले मुझे देख लीजिए, जाना है, टच करना है, स्लोली स्लोली गर्दन को मूव करना है और ऊपर, गर्दन नीचे, स्लोली ऊपर, पूरे कमर में महसूस होना चाहिए। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। शरीर के क्षमता से ऊपर दुष्परिणाम मिलता है। अगर आप नीचे भी करेंगे तो भी चलेगा, इस तरह से भी। तो आप अगर कर सकते हैं तो ऐसे नीचे जाकर जमीन से टच करते हुए कमर पे खिंचाव लाना है। तो सेम प्रोसेस सीख गए। गहरी सांस, गहरी गहरी सांस लीजिए, गहरी गहरी सांस, और अब 5 बार दोहराएंगे। सेम प्रोसेस स्टार्ट। 1, सांस छोड़ते हुए नासिका को टच करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए पूरा खिंचाव, रिलैक्स, सांस छोड़ें, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ टच करते हुए स्लोली स्लोली ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए पूरे कमर के पुट्ठों के पास खिंचाव और सांस लेंगे। सांस लेने के बाद फिर सांस छोड़ें, फिर तीसरी बार पूरा टच करते हुए धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ, रिलैक्स, सांस गहरी, फिर 4th टाइम सांस छोड़ते हुए स्लोली स्लोली, रिलैक्स, और अंतिम बार पूरा टच करते हुए
अनरिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। गहरी सांस। अब दोनों घुटने के नीचे हाथ रखिए और दोनों को आपस में टच करिए स्लोली स्लोली, और दोनों पैर आपस में मिला लीजिए स्लोली स्लोली। कंटिन्यू, स्टार्ट। और आप कितनी बार करेंगे? लगभग 10 से 15 रिपीटिशन। तो कंटिन्यू एंड स्लोली स्लोली, धीमे धीमे दोहराना है। आपके घुटने के आसपास कहीं कोई तनाव रह गया है तो वो तनाव क्या होगा? दूर हो जाएगा और शरीर रिलैक्स हो जाएगा और आराम से आप इसे कर सकते हैं, कोई खिंचाव नहीं। रिलैक्स। अब आनंद आसन। आनंद आसन का मतलब पैर की पालती नहीं है, एक पैर दूसरे पैर के पास में ले जाकर रखना, इसको आनंद आसन बोलते हैं। अगर पालती लगाते हैं तो एक पैर के ऊपर क्या होता है? खिंचाव होता है ये, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होने से पैर सो जाता है। लेकिन अगर आप आनंद आसन करेंगे तो आपका पैर नहीं सोएगा और आप कई देर तक आप बैठ सकते हैं। इसका एक और प्रयोग है, इस पैर को दूसरे पैर के ऊपर भी लाके रख सकते हैं, लेकिन इससे भी कई लोगों का टकना इसमें कंप्रेस कर रहा है, तो आनंद में ऐसे आप बैठ सकते हैं। अब गहरी सांस, गहरी गहरी सांस, शरीर ढीला और रिलैक्स। अब हाथों का व्यायाम। अभी क्या कर रहे थे? पैरों का व्यायाम, ये सब पैरों का व्यायाम किया। अभी हाथों का व्यायाम करेंगे। हाथों का व्यायाम में सामान्य सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों के अंगुलियों को ऐसे ग्रिप कर लीजिए और स्लोली स्लोली शोल्डर के ऊपर रख लीजिए, कंधे के ऊपर। गहरी सांस, स्लोली स्लोली रोटेट करिए, धीरे धीरे। योग का अभ्यास शालीनता के साथ करना है, हमें फटाफट करके अपने शरीर की ऊर्जा खत्म नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे और पूरी मांसपेशियों में महसूस होना चाहिए, तभी आप सही और उत्कृष्ट योगा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरी मांसपेशियों को महसूस करते हुए और मसल्स को कहीं कोई खिंचाव नहीं छोड़ते हुए धीरे धीरे करेंगे। अपोजिट, विपरीत दिशा में करना है, जिस दिशा में कर रहे थे उसका अपोजिट साइकिल, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे विपरीत दिशा की तरफ बढ़िए। हाँ, बहुत अच्छा। पूरा कंधा, गर्दन, कमर का ऊपरी हिस्सा महसूस होना चाहिए। गहरी सांस, गहरी सांस। और अब करेंगे अगला स्टेप। इसमें क्या करना है कि जो क्लाई वाला जो अपर साइड का पार्ट है वो कान से टच करना है, ठीक है, और आपने कोहनी वाला हिस्सा पंसली से टच करना है और धीरे धीरे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, धीरे धीरे करना है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लास्ट ऊपर और नीचे। हाथों को एक बार खोल दीजिए और गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस। अभी ये व्यायाम 2 पार्ट में कराएंगे, माने ये जो योगाभ्यास है कंधे का कर तो एक साथ भी सकते हैं, लेकिन खिंचाव रह जाएगा। बिगनर पे क्या करना है, अगर किसी भी एक्सरसाइज को करते समय अगर आपको खिंचाव आ रहा है, थकान हो रही है, मांसपेशियां थोड़ी थकी थकी सी है, तो आपको उस वक्त योगाभ्यास ब्रेक कर देना। जब योगाभ्यास आप कर रहे हैं और किसी मसल्स में तनाव आ गया है तो उसे ब्रेक कर देना और उसे क्या करना है, स्प्लिट कर देना, 2-3 पार्टों में करना है। जब आप 2-3 पार्ट में उसको करेंगे तो आप पारंगत हो जाएंगे और धीरे धीरे आप जोड़ सकते हैं। योग का मतलब पहले ही मैंने आपको बता दिया कि जोड़ना है, तो एक एक करके जोड़ना है। एक साथ तो धन ना कमाया जाता है न शरीर कमाया जाता है, शरीर भी धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे खत्म होता है। तो आपको क्या करना है, योगी बनना है, योग में महारत हासिल करनी है, तो स्प्लिट कर देना है। अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना है, एक साथ क्या करना है,
शरीर के क्षमता के अनुसार योगाभ्यास करना है, तो स्प्लिट एनर्जी कर देना, धीरे धीरे अलग अलग पार्टों को जोड़कर आगे बढ़ना है। गहरी सांस। अब हमारे शरीर, कंधे तनाव से रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब वापस सेम पोजीशन, ऊपर की तरफ, गहरी सांस। अब क्या करना है, दोनों कोहनी को आपस में मिलाना और धीरे धीरे पीछे ले जाना। चेस्ट, क्लेविकल हड्डी जो बोन है उस पे खिंचाव होना चाहिए, पीछे जाएगा हाथ और हाथ सामने। तो कंटिन्यू, बैक एंड फ्रंट, पूरा टच करेंगे कोहनियां और स्लोली स्लोली पीछे की तरफ, स्लोली स्लोली आगे, स्लोली स्लोली पीछे। बहुत धीरे धीरे करेंगे, बहुत धीरे धीरे सामने और धीरे धीरे पीछे। जिनको भी कंधे में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, मतलब कूल्हा पीठ को कहते हैं, कंधा इसको कहते हैं, ऊपर से नीचे तक किसी को कहीं पे भी दर्द है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब फ्रंट और बैक स्ट्रेच, पूरा खिंचाव फ्रंट में और बैक। लास्ट, अनरिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए। गहरी गहरी सांस और शरीर फुली रिलैक्स, फुली रिलैक्स, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं। और अब हम करेंगे गर्दन के व्यायाम। हमें योग अभ्यास करते समय ये ध्यान देना है कि पहले हम खड़े होकर योगाभ्यास करेंगे, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, कंप्रेसिंग एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद हम खिंचाव वाले व्यायाम करेंगे, उसके बाद बैलेंसिंग योगा करेंगे। मैं स्टैंडिंग पोजीशन एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, जो आप स्टैंड होके करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अपन बैठकर व्यायाम कर। बैठते समय हमें पहले, सबसे पहले पैर की मसल्स और टखने से नीचे के व्यायाम करने, उसके बाद जांघ के व्यायाम करने, उसके बाद हमें क्या करना है, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम करने। उसमें भी हमें पहले कलाई, कोहनी और कंधे के व्यायाम को हमें संपादित करना है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमें गर्दन के व्यायाम करने। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से आप योग शिक्षक के रूप में अपना और अपने परिवार और अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन विधिवत सीखना पड़ेगा। होता क्या है, योग अभ्यास में सार्वजनिक जब जगहों पर, पार्क में आप जब बैठ जाते हैं, जो व्यक्ति खुद टीवी से या किसी से सीखा होगा तो वो ये जानकारियों का अभाव होता है। दूसरा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजिकल जो मेथड होता है, जो शरीर के आंतरिक जो संरचना होता है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। तो ये जो जानकारी मैं बता रहा हूँ शरीर की या आंतरिक विषय, वो शाम को जब संध्या क्लासेज हमारी चलती क्लिनिक पे, तो हम अपने सभी विद्यार्थियों को ये बताते हैं, शरीर में कौन सा ऑर्गन है, किस ऑर्गन का कितनी कैपेसिटी में काम करना है, कब वो तनाव में आ जाएगा, कब वो आनंदित होगा, किस वक्त कौन सा योगा करने से कितना लाभ होगा, और शरीर में कौन से ऑर्गन से किस ऑर्गन का आपस में कनेक्शन है, किस ऑर्गन को कंप्लीट होने पे जो ऊर्जा बनती है वो किस ऑर्गन को ट्रांसफर करता है। जैसे रोटी जब आप बनाते हैं तो फिर आटा लिया जाता है, लोई बनाई जाती है और फिर बेलने के बाद सेकी जाती है, और सेकने के बाद फाइनल प्रोडक्ट बच्चों या आपके परिवार के सदस्य के पास जाता है और वो फिर ग्रहण करता है, और पेट में जाने के बाद उसका अलग अलग फिर एक प्रोसेस होता है। फिर प्रोसेस होने के बाद अलग अलग ऑर्गन्स पे जाता है, एनर्जी बैलेंस, एलएनजी प्रोडक्ट होती है, और वो जो एनर्जी उत्पादन करते हैं, जो द्रव्य बनता है, वो उस ऑर्गन तक जाता है, और उस ऑर्गन में एक प्रकार की क्रिया होती है। वो क्रिया शरीर में रक्त, मज्जा और अन्य अंगों का निर्माण करती है और शरीर का संचालन होती है। माने किसान जिसने एक बीज बोआ धरती से, वो लेके आया, प्रोसेस किया, पैक किया, चक्की तक गया, पीसा, घर पे आया, लिया, रोटी लोआ, लोई बनाई, बेला, प्रोसेस किया, सिकाई, फिर एक घर के सदस्य ने ग्रहण किया, फिर शरीर के अंदर गया, सर अलग अलग प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद उस ऑर्गन ने अपना एक वर्क किया, और वर्क करने के बाद शरीर के एक द्रव्य का निर्माण हुआ, और इससे हमारे पूरे संसार और पूरे शरीर का निर्माण होते हैं। आप समझ में आया आपको, कहां से कहां बीज ने कहां से कहां तक पहुंचने का प्रक्रिया करी है। ये छोटे छोटे कार्य योग है आपके,
ये छोटे छोटे कार्य आपके योग हैं। अगर आप इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से योग निपुण हो रहे हैं। माना आप सार्वजनिक जगह पर जाएंगे या कहीं आप टीवी या कोई पुस्तिका देखें तो ये चीज नहीं सिखाई जा सकती। हाँ, योग ऐसे करना ये तो सब सिखाएंगे, लेकिन जो बेसिक स्टेप है, जो एक्सपीरियंस नॉलेज है, जो इसके इंटरनल जो वेव्स है, इंटरनल जो सब्जेक्ट जो चल रहे हैं, जो योग दर्शन एक विद्या है, वह नहीं समझा सकता क्योंकि वो उसका हिस्सा है, लेकिन योग अभ्यास का हिस्सा नहीं है। योग अभ्यास 8 अलग अलग स्टेप में है। पहले मैंने बताया यम नियम, उसके बाद तीसरा स्टेप है जो हम सभी जगह पर करते हैं, उसको बोलते हैं योग आसन। आसन जो है वो तीसरा स्टेप है। योग दर्शन में योग अष्टांग जो योग दर्शन है उसमें पहला यम नियम और आसन। आसन को सभी जानते हैं कि साहब आप अभी योगासन में क्या कर रहे हैं, पद्मासन लगा रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, उष्टासन कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, ये वाला व्यायाम कर रहे हैं। योग सभी को पता है, लेकिन बेसिक कंटेंट जो है उसका स्टेप वो नहीं पता होता है। वह जानना बेहद जरूरी है अगर आपको योग में महारत हासिल करना है। योग के माध्यम से आप अच्छा तरह से खाना बना सकते हैं। अगर कोई कहता है साहब योग बन के हमको कौन सा योग शिक्षण का कार्य करना है, हाँ, योग बनाते समय, योगी बनते समय आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जब रोटी बेल रहे हैं ना उसमें भी आपको योग चाहिए। अगर थोड़ा सा योग भटका तो कहीं पर भी तवा के पास में आपकी उंगली चिपक सकती है। आपका ध्यान योग का पार्ट है। अगला और बीच का समाधि का अंतिम पार्ट है ध्यान। जो 7वां स्टेप है उसमें ध्यान बोलते हैं, और ध्यान का जो अंतिम पार्ट है उसे समाधि बोलते हैं। जो हम समाधि में बैठते तो 5, 10, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10, 5 साल, 20 साल, जैसे मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में बैठे, वो समाधि में बैठे रह गए और कई साल बैठे रह गए। उनके शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं आया कि उम्र बढ़ने से शरीर में कोई इफेक्ट है, नथिंग, कुछ नहीं आया, क्योंकि वो योगी हो गए, ध्यानी हो गए। महावीर स्वामी ऐसे ही योग की तरफ बढ़े और ऐसे ही अनगिनत संतों ने भी ऐसा ही प्रयोग किया, इसीलिए उनकी उम्र बढ़ती है। तो आप समझ गए योग कैसे, एक अनाज से एक ऊर्जा तक योग चाहिए, और एक घर में खाना बना रहे हैं, व्यवहारिक कोई कार्य कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं तो भी आप योग कर रहे हैं, समय का योग कर रहे हैं ना, समय आप यहाँ दे रहे हैं, योग जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो आप सीख पा रहे हैं इस योग के बेसिक कंटेंट को। तो गहरी सांस, गर्दन के व्यायाम, और गर्दन के व्यायाम के लिए क्या करना है, पहले शरीर के निचले हिस्से पे ध्यान देना बंद करिए, गर्दन से ऊपर की तरफ हिस्से में ध्यान देना शुरू करिए, और गहरी गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर, फिर गहरी सांस अंदर, गहरी गहरी सांस बाहर। अब क्या करना है, हिचकी को क्लेविकल हड्डी, या आप समझ लीजिए आपके सीने की हड्डी या सीने की तरफ ले जाना है, हिचकी को सीने से टच करना है और स्लोली स्लोली करना है। एक महानुभाव एक वीडियो में मैं देख रहा था कल या परसों, हमारे यहाँ पे थे, वो फटाफट कर रहे थे ऐसे, तो वो योगाभ्यास नहीं है और जिम भी नहीं है। तो आप क्या करना है, पहले देख लीजिए, धीरे धीरे नीचे जाना है, टच करना है, और क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है, 5-10 तक का गिनती, सांस लेते हुए ऊपर आसमान की तरफ, पूरा गर्दन कंप्रेस, फिर सांस रिलैक्स, और सांस छोड़ते हुए नीचे, हिचकी को सीने से टच करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है, रुकना है, 5 गिनने की टाइम स्पेंड करना है, और फिर सांस लेते हुए ऊपर और पीछे की तरफ जाना है, आंखें बंद करना है, आंखों पे ध्यान नहीं देना है, धीरे 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 पीछे, फिर वापस सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर वापस सांस भरते हुए पीछे की तरफ, धीमी धीमी गति से संपादित करेंगे। जितना धीमी गति से संपादित करेंगे तब गर्दन की मसल्स में बेहतर परिणाम आएगा। और धीमे धीमे नीचे जाइए और क्लेविकल बोन को टच करिए। लास्ट और अंतिम बार, फिर वापस सांस भरते हुए पीछे की तरफ। बहुत आराम से संपादित करना है, कोई भी हड़बड़ाहट नहीं, गड़बड़ नहीं, कहीं कुछ जाना आना नहीं है। शरीर को लाभ तभी होगा जब आप
बेहतर और अच्छी तरीके से आप इसको करेंगे। रिलैक्स, फुली रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए, गहरी गहरी सांस लीजिए और आंखें खोल लीजिए और शरीर ढीला छोड़िए। गहरी गहरी सांस लीजिए, फिर गहरी गहरी सांस। गर्दन के व्यायाम का अगला स्टेप, जो कान है वो उस कंधे की तरफ झुकाएंगे तो दूसरी तरफ खिंचाव होगा। जब दूसरी तरफ जब खिंचाव होता है तो वो खिंचाव बैलेंस करना होता है और जिस तरफ टच कर रहे हैं उस तरफ कोशिश करनी है। इधर ज्यादा खिंचाव नहीं होना चाहिए और इधर जबरदस्ती आप टच ना करें। जितना क्षमता है शरीर की, जितनी स्टेमिना है, जितनी एनर्जी है, जितने आरामदायक स्थिति से आप गर्दन को मरोड़ सकते हैं उतना ही गर्दन को मरोड़ेंगे, जबरदस्ती नहीं। धीरे धीरे गर्दन को रिलैक्स करेंगे। और दूसरी तरफ अब क्या करना है, ध्यान। ध्यान क्या है कि सांस को छोड़ते हुए जाना है और गर्दन टच करनी है, सांस छोड़ते हुए। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठना है। सांस विश्राम करते हुए फिर सांस छोड़नी है और दूसरी तरफ। फिर सांस लेते समय इसी को कंटिन्यू करना है दूसरी तरफ। तो बहुत आरामदायक स्थिति में करना है, कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए और आप बहुत आराम से टच करें। धीरे 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 गर्दन लेफ्ट शोल्डर को टच करेगी कान के पास। धीरे धीरे सांस लेते हुए